हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक है ब्लड। इससे संबंधित एक वीडियो बन चुका है और ये पार्ट 2 है। और ये जो टॉपिक है कक्षा 11 बायो में आता है, 11 एजी में पूछा जाता है, 12 एग्रीकल्चर में पूछा जाता है, जूलॉजी में, जीएनएम में पूछा जाता है, नीट में आता है, तो कई जगह ये आता है। तो पिछले वीडियो में आपने सिर्फ ब्लड के बारे में जाना था और उसके फंक्शन के बारे में जाना था डिटेल में। तो आगे उसके हम जानेंगे कि ब्लड आखिर किससे बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिली होती हैं, कितने इसके भाग होते हैं। तो आइए जानते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको मिलेंगी। तो देखिए, जो ब्लड है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और उसी में कुछ कणिकाएं मिली होती हैं। ठीक है, कणिकाएं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये दोनों ही भाग जब मिल जाते हैं तो उसको ही कहते हैं कि ये ब्लड है। जैसे मान लीजिए कि ग्लास है आपके पास, ग्लास में आपने पानी डाल दिया, पानी को आप प्लाज्मा मान लीजिए और उसमें आप सफ़ेद चीनी डाल दीजिए, उसको आप डब्ल्यूबीसी मान लीजिए यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। उसमें आप रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए रेड कलर का, उसको मान लीजिए आरबीसी। दो चीज़ें हो गई कणिकाएं के रूप में। इसके बाद आप तीसरे डाल दीजिए नींबू का रस। तो इस तरह से नींबू का रस को आप मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये प्लेटलेट हो गई। तो ये तीन भाग और साथ में जो द्रव था यानी जल था, ये सब मिल करके उस ग्लास में इन्होंने क्या बना दिया। ऐसे तो बनेगा शरबत, लेकिन यहाँ पे हमने इनको अलग अलग माना है ना कि पानी को प्लाज्मा मान लिया। तो प्लाज्मा और साथ में इसमें जो कणिकाएं तीन तरह की बताई गई हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगी, ब्लड बनाएंगी। तो प्लाज्मा जो है लगभग 55% होता है और 45% जो होता है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। और साथ में बात करते हैं कि प्लाज्मा का जो पुराना नाम है, जो सबसे पहले देखा गया था, तो इसको नाम दिया गया था चमकते पदार्थ। ठीक है, और ये जो नाम दिया गया था ये सर विलियम क्रोक्स ने दिया था 1879 में। इन्होंने ही प्लाज्मा की खोज की थी और इन्होंने इसका नाम दिया चमकते पदार्थ। इसके बाद 1929 में जो है इरविंग लैगमुइर थे, इरविन लैगमुइर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी को नाम प्लाज्मा दिया। चमकते पदार्थ को ही बाद में नाम क्या दिया गया, प्लाज्मा दिया गया। थोड़ा और जान लेते हैं कि जो ब्लड होता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को, 14 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो कार्ल एंड स्टीनर थे, ठीक है, इन्होंने ही ब्लड की खोज की थी और इन्हीं की जन्म दिवस पर, जयंती पर जो है ये मनाया जाता है वर्ल्ड में, जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन डे। और इनका जो सन है वो 1868 है। तो आगे थोड़ा और बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा होता है ये किस कलर का होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है, या कह सकते हैं कि ये भूसे के रंग का होता है यानी स्ट्रा कलर का होता है। इसके साथ ही ये जो प्लाज्मा है ये क्या करता है, ये ब्लड का मैट्रिक्स बनाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैट्रिक्स मिलता है, जो उसका अंदर का पदार्थ होता है माइटोकॉन्ड्रियम, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये ब्लड की मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मैट्रिक्स उसको कहते हैं जो क्या करती है, जो सेल्स को एक साथ बांधने का काम करती है। मैट्रिक्स उसको कहेंगे, ऐसे द्रव को कहेंगे जो क्या करेगी, कोशिकाओं को आपस में बांधने का काम करती है। कहाँ पर बांधती है, या तो वो ऑर्गन में बांध रही होगी या तो टिश्यूज में। तो उसी तरह से प्लाज्मा क्या करता है, ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है प्लेटलेट, इनको बांधने का काम करती है। आगे और जानते हैं कि प्लाज्मा भी जो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में ही स्पेशली बात करेंगे। ये जो ब्लड कार्बसेल्स है यानी ब्लड की सेल्स हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटली आपको सिर्फ प्लाज्मा के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है पानी, एक होती है प्रोटीन और कुछ अदर चीजें भी होती हैं। तो पानी के बारे में जानते हैं। इसमें जो पानी होता है प्लाज्मा में वो 90 से लेकर के 92% तक मिलता है। इसके साथ ही इसमें जो ईसीएफ है और जो अदर सेल्स हैं, ये क्या करता है, लिक्विड की हाइड्रेशन को सामान्य रखती है। ये पानी क्या करता है, जो ईसीएफ, ईसीएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि अतिरिक्त कोशिकीय जो द्रव है, यानी कोशिका के अंदर जो अतिरिक्त द्रव है, एक्स्ट्रा द्रव है, या अदर सेल्स में है लिक्विड वाली चीजें। वहां पर अदर सेल्स का मतलब यहाँ पर है कि सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है, और इसके साथ ही गोल्गी बॉडी मिलती है, बहुत सारे जो है ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जिनको कोशिकाएं कहते हैं। तो उनके अंदर की बात कर रहे हैं। उन सब जगहों पर जो पानी का मेंटेनेंस है वो प्लाज्मा में उपस्थित पानी ही बनाता है। कहाँ पे कितना पानी होना चाहिए, कहाँ पे कितना पानी नहीं होना चाहिए, तो उसकी नॉर्मल रेंज को बना करके रखता है। तो ये पानी का काम खत्म हो गया। आगे बात करते हैं प्रोटीन की, कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन तीन तरह का होता है। एक होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबुलिन और एक होता है फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में और थोड़ा प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। कि जो प्रोटीन होता है ये लगभग 7% होता है इसमें प्लाज्मा में। अगर ग्राम में बात करें तो 6 to 8 यानी 6 से लेके 8 ग्राम प्रति 100 ml में मिलता है।
प्रोटीन, ठीक है। अब वो तीनों की बात हो रही है, तो इसमें अब आप एल्ब्यूमिन के बारे में बात करते हैं। जो एल्ब्यूमिन होता है वो लिवर में सिंथेसाइज होता है, लिवर में ही संश्लेषित होता है, एकत्रित होता है, लिवर में बनता है वहां पर। और ये सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में, सबसे ज्यादा यही मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या करें कि ये बहुत ही जरूरी होता है, मोस्ट नेसेसरी है ये। इसके साथ में ये हार्मोन का फॉर्मेशन करने में मदद करता है, हार्मोन को भी बनाता है ये एल्ब्यूमिन। इसके साथ ही टिश्यू जो होते हैं वो इससे ही प्रोटीन लेते हैं। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं कि अगर किसी के बॉडी में एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके क्या हो जाएगा, उसके स्वेलिंग हो जाएगी, हाथ में हो जाएगी, पैर में, टखने में यानी एंकल के पास हो जाएगी। इसके साथ ही आंख के चारों तरफ वहां पर क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, अगर किसी की बॉडी में एल्बुमिन कम हो गया है। आगे बात करते हैं कि अगर ये एल्बुमिन हाई हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया एल्बुमिन, तब क्या होगा। तो इसके पीछे का रीजन बता देते हैं कि हाई होने का क्या होगा। अगर किसी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो गई है, तब उस समय इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ में अगर किसी को एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आ गया है, तब उस समय भी एल्बुमिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई जल गया है, कहीं पर आग से जल गया है, तब उस स्थिति में भी ये बढ़ जाएगा। इसके साथ ही कोई जो है सर्जरी को लेकर के काफी जो डर रहता है, सर्जरी उसकी हुई है या होने वाली है, ठीक है, ऑपरेशन, तो उस समय भी उसकी बॉडी में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जिन लोगों का एल्बुमिन कम है, तो अगर हम बात करें कि अगर वो बढ़ाना चाहते हैं कि जिनका एल्बुमिन कम हो गया, तो लक्षणों के आप पहचान जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें अगर उसके बॉडी में हो रही हैं, ठीक है। अगर उसके स्वेलिंग आ गई कहीं पर, तो आप जान गए कि हाँ कम है, आप उसको सही करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार कम से कम उसको मछली खानी चाहिए, इससे वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही एग्स खाने चाहिए, अंडे खाने चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट में लेना चाहिए, दूध है, पनीर है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट अदर होते हैं उनको भी खा करके उसको सही कर सकता है। अगर किसी के बॉडी में ये ज्यादा हो गया है, हाई हो गया है, तब उस समय क्या करें उसको सही रखने के लिए, तो उस समय ज्यादा पानी लें, और क्या करें, और कम सोडियम वाले खाने को लें, और साथ ही कम प्रोटीन वाले खाने को लें, तो उससे भी ये सही हो जाएगा। इसके साथ ही ये एल्बुमिन क्या करती है, ब्लड को चिपचिपा बनाती है, ब्लड में चिपचिपापन होता है, कभी आप ट्राई करिएगा, चेक करिएगा देख करके, तो जो चिपचिपापन है वो एल्बुमिन की वजह से है। इसके साथ ही इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 3.4 से लेके 5.4 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, तो इतना इसका जो है नॉर्मल रेंज होता है। आगे ग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्लोबुलिन है, ये जो है प्लाज्मा सेल्स में ही, वहीं पर ही ये बनता है, और लीवर में भी ये बनता है, और अप्रॉक्स जो होता है ये 38% तक होता है, और ये सेकंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है प्रोटीन होता है एल्बुमिन के बाद, यानी एल्बुमिन ही सबसे ज्यादा प्लाज्मा में मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई मिलता है तो वो क्या है, वो ग्लोबुलिन है। और ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है बीटा ग्लोबुलिन, और एक होता है गामा ग्लोबुलिन। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन को और विटामिन को, हार्मोन्स को और विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, वो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है। इसके साथ जो बीटा होता है वो क्या करता है, वो मदद करता है लिपिड को और हार्मोन को। लिपिड मतलब क्या है, ऑयली प्रोडक्ट जो खाते हैं, घी तेल वगैरह जो होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और इसके साथ ही जो हार्मोन होते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। और जो गामा जो है प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये करता है एंटीबॉडी को शामिल करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम करता है। अब एंटीबॉडी बना, इसका मतलब क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो ओवरऑल अगर इसके बारे में हम थोड़ा जाने कि ये क्या इसका फंक्शन होता है, तो ये हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग में भी मदद करता है, यानी कि कभी किसी के कट गया, कहीं पर खून बहने लगा, उसके बाद जो है वहां पर खून बहना बंद हो जाता है, तो किसकी वजह से, क्लॉटिंग की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कौन करता है, वो ग्लोबुलिन करता है। और इसके साथ ही ये फाइटिंग करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, बीमारियों से, कीटाणुओं से बचाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबॉडी है। और इसके साथ ही ये लीवर के और किडनी के फंक्शन को भी सही रखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन है। इसके साथ में बात करते हैं कि अगर ग्लोबुलिन की मात्रा जो है बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया है इसका लेवल, तब क्या होगा, तब आप कैसे जानेंगे, तो इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक डिसीज में ये होता है। अगर किसी को कहीं पर सूजन हो गई है, वो इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उस स्थिति में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और साथ में क्रोनिक डिसीज, कोई गंभीर बीमारी अगर उसको हो गई है, तो उस समय भी इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो रिपोर्ट में अगर ऐसा देखने को मिलता है उसकी जांच में, चेकअप में, कि ये चीजें बढ़ी हुई हैं, ग्लोबुलिन पाया जा रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे बात करते हैं फाइब्रिनोजन के बारे में। तो ये क्या है, ये लीवर में बनता है ये भी, और ये स्कंदन में हेल्प करता है। स्कंदन का मतलब होता है कोएगुलेशन, यानी कि क्लॉटिंग के फॉर्म में ये मदद करता है, क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। वही है कि खून कहीं से बह रहा है, कट लग गया और वो बाद में जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है, तो उसमें भी ये मदद करता है। और ये अप्रॉक्स 60 to 65% तक ये जो है मिलता है। और फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन और अदर जो सहायक स्कंदन तत्व है, मतलब फाइब्रिनोजन भी रक्त को जमने में मदद करता है, खून के बहाव को बंद करता है, और इसके अलावा अदर कोई प्रोटीन चीज या कोई मटेरियल है, उन सब को अगर हम क्या करें, उन सब को हम हटा दें, किसमें से,
प्लाज्मा से अगर हटा दें तब जो बचता है द्रव उसको ही सीरम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा में से जो क्लॉटिंग वाले मटेरियल है, जो फैक्टर हैं, फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये भी करता है मदद, और इसके अलावा अदर कोई भी चीज़ है अगर, तो उनको अगर हम हटा दें प्लाज्मा से तो उस समय जो पानी जैसा तरल द्रव जो बचेगा उसी को हम कहेंगे वो क्या है, सीरम। तो आपको सीरम की परिभाषा भी पता चल गई। आगे बात करते हैं हम अदर्स के बारे में। तो अदर्स में क्या होता है, अदर्स में जो चीज़ें होती हैं, अन्य चीज़ें होती हैं 1.5% होती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स है और क्या है, न्यूट्रिएंट्स है और गैसेस है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ना, ये बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, इस तरह की चीज़ें। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे विटामिन हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, विटामिन B12 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट्स में आएंगी, मिली रहती है सब किसमें, प्लाज्मा में ही मिली रहती हैं। इसके बाद जो गैसेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब मिली रहती हैं प्लाज्मा में। आगे थोड़ा हम एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल जाए। प्लाज्मा क्या करता है, ये पीएच को बैलेंस करके रखता है। पीएच वैल्यू होती है 1 to 14 के बीच में, और इसके साथ ही जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है, यानी प्लाज्मा का कम या ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर पर असर डालता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, प्लाज्मा को ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं। जब किसी को ट्रांसफ्यूजन होता है या किसी को प्लाज्मा अलग अलग डिसीज टाइप में जो है जरूरत पड़ती है, किसी को जो है प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, किसी को जो है ब्लड कार्ट्रिज की जरूरत पड़ती है, किसी को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, किसी को पूरे की जरूरत पड़ जाती है। तो जिसको प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो क्या किया जाए कि प्लाज्मा को डोनेट ज़्यादा बार किया जा सकता है, जल्दी जल्दी ज़्यादा बार किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा तेजी से रीजनरेट होता है, बहुत तेजी से बनता है बॉडी में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, एंटीबॉडी के रूप में यूज करते हैं। कब, रेयर डिसीजेस में प्लाज्मा एंटीबॉडी बनती हैं। जैसे किसी की बॉडी में कोई वायरस आ गया और वो व्यक्ति जो है ठीक हुआ, यानी कि वायरस आउट हुआ और उसकी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। अब उसके प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडी बन चुकी हैं जो उस टाइप के बैक्टीरिया या वायरस को मारने की क्षमता रखती हैं। तो अब उसकी प्लाज्मा को क्या किया जाएगा, यूज किया जा सकता है उसी टाइप के किसी दूसरे पर्सन में डिसीज हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए। तो इसको प्लाज्मा थेरेपी आप कह सकते हैं एक तरह से। तो जैसे कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, जैसे रेयर डिसीज में है, जैसे कि इम्यून से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, कोई उसको हो गया है, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, तो उस समय प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सिर्फ प्लाज्मा के बारे में जाना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कार्ड सेल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।